स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को बेवर और दहिया कहा जाता है। बस्तर में स्थानांतरण कृषि को दीपा कहा जाता है। दक्षिण भारत में स्थानांतरण कृषि को जरा और एरू कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को ब्रिगा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को पोदू कहा जाता है। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि को कुमारी कहा जाता है। ओडिशा में स्थानांतरण कृषि को कमान बींगा और धावी कहा जाता है। विश्व में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम। वियतनाम में स्थानांतरण कृषि को रे कहा जाता है। कांगो की जैरे नदी घाटी में स्थानांतरण कृषि को मसोले कहा जाता है। भूमध्यरेखीय अफ्रीका में स्थानांतरण कृषि को पेंग कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थानांतरण कृषि को लेगोन कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में स्थानांतरण कृषि को कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरण कृषि को रोका कहा जाता है। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में स्थानांतरण कृषि को चेतेमिनी कहा जाता है। जावा और इंडोनेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें। पहली सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान माउंट न्यूमैन संयुक्त उद्यम है। दूसरी सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान जिम्बाल्बार हब है। तीसरी सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान एफएमजी माइंस है। चौथी सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान साउथ फ्लैंक परियोजना है। पांचवीं सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान ग्रेटर टॉम प्राइस माइंस है। अफ्रीका के 5 सबसे ऊंचे पर्वत। पहला सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केन्या में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5199 मीटर है। तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट स्टेनली युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 5109 मीटर है। चौथा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट स्पीक युगांडा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4890 मीटर है। पांचवां सबसे ऊंचा पर्वत माउंट बेकर युगांडा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4844 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। मिसिसिपी और मिसौरी मिलकर विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली बनाती हैं और इनका डेल्टा पक्षी के पंजे के समान दिखाई देता है। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्गों में से एक है और विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी तंत्र पर स्थित है। कोलोराडो नदी उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में बहती है और ग्रैंड कैन्यन तथा हुवर बांध इसी नदी पर स्थित हैं। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झरिया झारखंड में स्थित भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और इसके प्रमुख क्षेत्र बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़ तथा डाल्टनगंज हैं। ओडिशा के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में तालचेर, हिमगिरी और रामपुर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कोतावल्ली है। तेलंगाना का प्रमुख कोयला क्षेत्र सिंगरेनी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत और चिरमिरी शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है और तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी पर विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात और करिबा बांध स्थित हैं। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है तथा स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित हैं। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेव से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार पार करती है। विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व स्थित है और यह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है जिसकी अधिकतम गहराई 11,034 मीटर है। टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप समूह के पूर्व स्थित है। सुंडा गर्त को जावा गर्त भी कहा जाता है। ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है और इसकी अधिकतम गहराई 7,725 मीटर है। प्यूर्टो रिको गर्त कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियाँ। लाल और पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। भारत के लगभग 10.6% भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है तथा इसमें पोटाश पर्याप्त मात्रा में जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस और मैग्नीशियम की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है तथा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसमें चूना, लोहा और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। इसमें लौह और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, चूना और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है तथा यह मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ियों, सातपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है।
यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। वोल्गा नदी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है तथा बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को नहरों द्वारा जोड़ती है। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 2850 किलोमीटर बहते हुए 10 देशों से गुजरती है और इसका डेल्टा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। राइन नदी स्विस आल्प्स से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है, जर्मनी और नीदरलैंड को अलग करती है तथा लगभग 1233 किलोमीटर तक यूरोप का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग बनाती है। लोअर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है जो फ्रांसीसी सेवेनेस पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है जो कोटियन आल्प्स से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिरती है और इसकी लंबाई 652 किलोमीटर से अधिक है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। न्यूयॉर्क और ओंटारियो को जोड़ता है तथा 3 जलप्रपातों के समूह से मिलकर बना है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है तथा इसे विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में शामिल किया जाता है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में चुरून नदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इग्वाजू जलप्रपात अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर स्थित है तथा इसे विश्व का सबसे बड़ा झरना तंत्र माना जाता है। गुआयरा जलप्रपात, जिसे गुएरा फॉल्स भी कहा जाता है, पराना नदी पर ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर स्थित विशाल झरनों की श्रृंखला है। संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु अनुच्छेद 338 में संशोधन किया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया तथा 70 सदस्यीय विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या धार्मिक संस्थाओं के रखरखाव के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों और उनकी संस्कृति की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। संविधान की अनुसूचियां। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी कानूनों से संबंधित है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के विषयों से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर निकायों के विषयों से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के बने रहने से संबंधित है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। संविधान के भाग। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं। भाग 4 का राज्य के मूल कर्तव्यों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 51 का शामिल है। भाग 5 संघ से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल हैं।
भाग 6 राज्यों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल हैं। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक शामिल हैं। भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक शामिल हैं। भाग 9 का नगरपालिकाओं से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 243 प से 243 तक शामिल हैं। भाग 9 का सहकारी समितियों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 243 क से 243 तक शामिल हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 244 से 244 तक शामिल हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक शामिल हैं। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वादों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 264 से 300 तक शामिल हैं। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल हैं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक शामिल हैं। भाग 14 का अधिकरणों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 323 से 323 तक शामिल हैं। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक शामिल हैं। भाग 16 विशेष उपबंधों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक शामिल हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल हैं। भाग 18 आपात उपबंधों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक शामिल हैं। भाग 19 विविध उपबंधों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक शामिल हैं। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 368 शामिल है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक शामिल हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ और प्राधिकृत हिंदी पाठ से संबंधित है तथा इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक शामिल हैं। पर्यावरण से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावली। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन ईओ विल्सन ने किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन ए.जी. टेंसले ने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हेकेल ने किया। मिमिक्री शब्द का प्रतिपादन एफ.एच. विक्ल ने किया। हॉटस्पॉट शब्द का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स ने किया। भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र और गुजरात में फैला प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। सतत विकास लक्ष्य 2030। पहला लक्ष्य गरीबी का उन्मूलन है। दूसरा लक्ष्य भूखमरी का अंत कर शून्य भूख प्राप्त करना है। तीसरा लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली सुनिश्चित करना है। चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। पांचवां लक्ष्य लैंगिक समानता प्राप्त करना है। छठा लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। सातवां लक्ष्य सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। आठवां लक्ष्य सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नौवां लक्ष्य उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना का विकास करना है। 10वां लक्ष्य असमानताओं को कम करना है। 11वां लक्ष्य टिकाऊ शहर और समुदाय बनाना है। 12वां लक्ष्य जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना है। 13वां लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी कार्रवाई करना है। 14वां लक्ष्य जल के भीतर जीवन का संरक्षण करना है। 15वां लक्ष्य भूमि पर जीवन का संरक्षण करना है। 16वां लक्ष्य शांति न्याय और मजबूत संस्थाओं को बढ़ावा देना है। 17वां लक्ष्य सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर ने सबसे पहले सन 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया और उसी वर्ष हज यात्रा पर लगाए जाने वाले हसूल नामक कर से भी लोगों को मुक्त कर दिया। इसके बाद सन 1563 में उसने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया, जिससे सभी धर्मों के लोगों को राहत मिली। सन 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति को और मजबूत बनाया। सन 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और कुछ समय बाद अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी। सन 1575 में उसने इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच विचार विमर्श कराया जाता था। सन 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा करके धार्मिक मामलों में सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित की। सन 1580 में टोडरमल द्वारा तैयार की गई देहसाला भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिससे भूमिकर व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बनी। सन 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक नए धार्मिक मत की घोषणा की।
महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल के जीवन और उपलब्धियों की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन करता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत विवरण देती है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोधर्मन की विजय का उल्लेख करता है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी देते हैं। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। पेशवा। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहे जिनका कार्यकाल सन 1713 से 1720 तक रहा। दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम रहे जिनका कार्यकाल सन 1720 से 1740 तक रहा। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव रहे जिनका कार्यकाल सन 1740 से 1761 तक रहा और इनके समय 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। चौथे पेशवा माधवराव प्रथम रहे जिनका कार्यकाल सन 1761 से 1772 तक रहा। पांचवें पेशवा नारायण राव रहे जिनका कार्यकाल सन 1772 से 1773 तक रहा। छठे पेशवा माधव नारायण राव रहे जिनका कार्यकाल सन 1774 से 1795 तक रहा। सातवें और अंतिम प्रमुख पेशवा बाजीराव द्वितीय रहे जिनका कार्यकाल सन 1795 से 1818 तक रहा। उत्तरवर्ती मुगल शासक। पहले उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम रहे जिन्होंने सन 1707 से 1712 तक शासन किया और इन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है। दूसरे शासक जहांदार शाह रहे जिन्होंने सन 1712 से 1713 तक शासन किया और इन्हें लंपट मूर्ख कहा गया। तीसरे शासक फर्रुखसियर रहे जिन्होंने सन 1713 से 1719 तक शासन किया और इन्हें घृणित काय कहा गया। चौथे शासक मोहम्मद शाह रहे जिन्होंने सन 1719 से 1748 तक शासन किया और इन्हें रंगीला कहा जाता है। पांचवें शासक अहमद शाह रहे जिन्होंने सन 1748 से 1754 तक शासन किया। छठे शासक आलमगीर द्वितीय रहे जिन्होंने सन 1754 से 1759 तक शासन किया। सातवें शासक शाह आलम द्वितीय रहे जिन्होंने सन 1759 से 1806 तक शासन किया। आठवें शासक अकबर द्वितीय रहे जिन्होंने 1806 से 1837 तक शासन किया। नौवें और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर रहे जिन्होंने 1837 से 1857 तक शासन किया। आंग्ल माइसौर युद्ध। पहला आंग्ल माइसौर युद्ध सन 1767 से 1769 तक चला और इसका अंत मद्रास की संधि से हुआ। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स्ट के बीच हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। दूसरा आंग्ल माइसौर युद्ध सन 1780 से 1784 तक चला और इसका अंत मंगलौर की संधि से हुआ। यह युद्ध हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध लड़ा गया। तीसरा आंग्ल माइसौर युद्ध सन 1790 से 1792 तक चला और इसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ। चौथा आंग्ल माइसौर युद्ध सन 1797 से 1799 तक चला। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजली के बीच हुआ जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और इसके साथ ही माइसौर शक्ति का पतन हो गया। बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सन 483 ईसा पूर्व में हुई। इसके संरक्षक राजा अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसी संगीति में आनंद ने सुत्तपिटक का पाठ किया और बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में सन 383 ईसा पूर्व में हुई। इसके संरक्षक शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक थे और अध्यक्ष सबकामी थे। इसी संगीति में बौद्ध संघ स्थविरवादियों और महासांघिकों में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में सन 250 ईसा पूर्व में हुई। इसके संरक्षक सम्राट अशोक थे और अध्यक्ष मोग्लिपुत्तिस थे। इसी संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में सन 72 ईस्वी में हुई। इसके संरक्षक कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे तथा अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। मौर्यकालीन प्रशासन। समाहर्ता राज्य की आय का संग्रह करने वाला प्रमुख अधिकारी था। सन्निधता राजकीय कोष का अध्यक्ष और कोष का संरक्षक था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। नायक नगर की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी था। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि की देखरेख और संरक्षण करता था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वैदिक कालीन प्रशासन। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। ब्राह्मणी पूरे गांव का मुखिया होता था। स्पाश गुप्तचर और संदेशवाहक का कार्य करता था। व्रजपति चारागाहों का अधिकारी होता था। भागदूग राजस्व संग्रह का कार्य करता था। जीवगृह पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करता था। अक्षवाप लेखपाल का कार्य करता था। अधिपति मुख्य न्यायाधीश होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। रथकार बढ़ई का कार्य करता था। पलागल संदेशवाहक होता था।
गोविकर्ता वनों और खेलों का रक्षक होता था। उत्तर प्रदेश के महाजनपद। पहला महाजनपद मल था जो वर्तमान देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानियां कुशीनारा और पावा थीं। दूसरा महाजनपद काशी था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। तीसरा महाजनपद कौशल था जो वर्तमान फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानियां अयोध्या और श्रावस्ती थीं। चौथा महाजनपद वत्स था जो वर्तमान प्रयागराज और मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। पांचवां महाजनपद चेदी था जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानी शक्तिमती थी। छठा महाजनपद पांचाल था जो वर्तमान रोहिलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित था तथा इसकी राजधानियां अहिच्छत्र और कांपिल्य थीं। सातवां महाजनपद शूरसेन था जो ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानी मथुरा थी। आठवां महाजनपद कुरु था जो वर्तमान मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा क्षेत्र में स्थित था तथा इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश थी। देश के बाद राष्ट्र आता था। राष्ट्र के बाद भुक्ति होती थी। भुक्ति के बाद विषय आता था। विषय के बाद वीथी होती थी। वीथी के बाद पेट आता था और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। सैयद वंश। सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खान था जिसने सन 1414 से 1421 तक शासन किया और उसे सैयद आला कहा जाता था। दूसरा शासक मुबारक शाह था जिसने सन 1421 से 1434 तक शासन किया। तीसरा शासक मोहम्मद शाह था जिसने सन 1434 से 1445 तक शासन किया। चौथा और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था जिसने सन 1445 से 1451 तक शासन किया। मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ। ताज उल मासिर की रचना हसन निजामी ने की। तबकात-ए-नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने की। फवायद उल फवाद की रचना अमीर हसन देहलवी ने की। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की। फुतूहात-ए-फ़िरोज़शाही की रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्वयं की। फ़ुतूह-उस-सलातीन की रचना अब्दुल मलिक सामी ने की। अमीर खुसरो की रचनाएं। पहली रचना किरान-उस-सदैन है जिसमें बुबरा खान और उसके पुत्र कैकुबाद के मिलन का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना मिफ्ताह-उल-फ़ुतूह है जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। तीसरी रचना खजाइन-उल-फ़ुतूह है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन और उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। चौथी रचना नूह सिपिहर है जिसमें मुबारक खिलजी के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। पांचवीं रचना आशिका है जिसमें गुजरात की राजकुमारी देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। छठी रचना तुगलकनामा है जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की विजय और खुसरो शाह के साथ उसके संघर्ष का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सन 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया जहां यादव शासक रामचंद्र पर विजय प्राप्त की। दूसरा आक्रमण सन 1299 में गुजरात पर हुआ जहां रायकरण पर विजय प्राप्त की गई। तीसरा आक्रमण सन 1301 में रणथंभौर पर हुआ जहां हमीर देव पर विजय प्राप्त की गई। चौथा आक्रमण सन 1303 में चित्तौड़ पर हुआ जहां रतन सिंह पर विजय प्राप्त की गई। पांचवां आक्रमण सन 1305 में मालवा पर हुआ जहां महलिक देव पर विजय प्राप्त की गई। छठा आक्रमण सन 1306 में देवगिरी पर दोबारा हुआ और रामचंद्र फिर पराजित हुआ। सातवां आक्रमण सन 1309 में वारंगल पर हुआ जहां रुद्रदेव पर विजय प्राप्त की गई। आठवां आक्रमण सन 1311 में द्वारसमुद्र पर हुआ जहां होयसल वंश को पराजित किया गया। औरंगजेब के शासनकाल के युद्ध। सबसे पहले सन 1658 में बनारस के पास शुजा को पराजित किया गया। इसके बाद अप्रैल सन 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ। फिर मई सन 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। इसके बाद जनवरी सन 1659 में खजवा का युद्ध हुआ। अंत में अप्रैल सन 1659 में देवराई का युद्ध हुआ। महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। सबसे पहला प्रमुख जनजातीय विद्रोह सन 1763 में सन्यासी विद्रोह था। दूसरा प्रमुख विद्रोह सन 1817 में पाइक विद्रोह था। तीसरा प्रमुख विद्रोह सन 1818 में भील विद्रोह था। चौथा प्रमुख विद्रोह सन 1820 में छोटा नागपुर का हो विद्रोह था। पांचवां प्रमुख विद्रोह सन 1822 में रामोसी विद्रोह था। छठा प्रमुख विद्रोह सन 1828 में अहोम विद्रोह था। सातवां प्रमुख विद्रोह सन 1830 में वहाबी आंदोलन था। आठवां प्रमुख विद्रोह सन 1831 में कोल विद्रोह था। नौवां प्रमुख विद्रोह सन 1840 में कुका विद्रोह था। 10वां प्रमुख विद्रोह सन 1855 में संथाल विद्रोह था। इसके बाद सन 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ। फिर सन 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ। इसके बाद सन 1921 में एका विद्रोह हुआ। उसी वर्ष सन 1921 में मोपला विद्रोह भी हुआ। अंत में सन 1922 में रंपा विद्रोह हुआ। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सन 1866 में लंदन में दादाभाई नौरोजी ने की। दूसरी संस्था इंडियन सोसाइटी थी जिसकी स्थापना सन 1872 में लंदन में आनंद मोहन बोस ने की।
तीसरी संस्था इंडियन एसोसिएशन थी जिसकी स्थापना सन 1876 में कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। चौथी संस्था पूना सार्वजनिक सभा थी जिसकी स्थापना सन 1870 में पुणे में महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस एम चिपलुनकर ने की। पांचवी संस्था मद्रास महाजन सभा थी जिसकी स्थापना सन 1884 में चेन्नई में जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम वी राघवाचारी और आनंद चार्लू ने की। छठी संस्था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी जिसकी स्थापना सन 1885 में मुंबई में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने की। 1857 का विद्रोह। सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने की। दूसरा प्रमुख केंद्र लखनऊ था जहां 4 जून सन 1857 को बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। तीसरा प्रमुख केंद्र झांसी था जहां जून सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष का नेतृत्व किया। चौथा प्रमुख केंद्र मेरठ था जहां 10 मई सन 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पांचवां प्रमुख केंद्र कानपुर था जहां 5 जून सन 1857 को नाना साहेब ने नेतृत्व किया। राजा राममोहन राय। सबसे पहले सन 1809 में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करना था। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य सन 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करना था। चौथा महत्वपूर्ण कार्य सन 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखना था। पांचवा महत्वपूर्ण कार्य सन 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करना था। छठा महत्वपूर्ण कार्य सन 1828 में ब्रह्म सभा, जिसका बाद में ब्रह्म समाज नाम पड़ा, उसकी स्थापना करना था। सातवां महत्वपूर्ण कार्य सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन कराना था। किसान सभा आंदोलन। सबसे पहले अवध किसान सभा की स्थापना सन 1920 में प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने की। दूसरी किसान सभा संयुक्त प्रांत किसान सभा थी जिसकी स्थापना सन 1918 में लखनऊ में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र ने की। तीसरी किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा थी जिसकी स्थापना सन 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की तथा एन.जी. रंगाई, एम.एस. नंबूदरीपाद और पंडित नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेता भी इससे जुड़े। महत्वपूर्ण हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में प्रजनन, मासिक धर्मचक्र और रजोनिवृत्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में स्तनपान के लिए आवश्यक दूध के निर्माण को प्रेरित करता है और इसका स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में वृषण और प्रोस्टेट के विकास तथा पुरुष प्रजनन तंत्र के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधों में सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वे अपनी विशेष संरचनाओं से कीटों को पकड़कर उनका पाचन करते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पिचर प्लांट, जिसे नेपेंथीज भी कहा जाता है, एक प्रमुख कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा, जिसे संड्यू कहा जाता है, कीटों को चिपचिपे पदार्थ से पकड़ता है। डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है, अपने पत्तों को तुरंत बंद करके कीटों को पकड़ता है। सरासेनिया भी एक प्रसिद्ध कीटभक्षी पौधा है। यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडवर्ट कहा जाता है, जल में पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा है। पादप हार्मोन। ऑक्सिन पौधों में कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने, जड़ों का विकास करने, कोशिका विभाजन में सहायता करने, पत्तियों को गिरने से रोकने तथा बिना निषेचन के बीजरहित फल बनने में सहायता करता है। जिब्रेलिन बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायता करता है तथा बौने पौधों की लंबाई बढ़ाकर उनकी पत्तियों और तनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, कोशिकाओं और तनों की लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है, पार्श्व कलिकाओं के विकास को बढ़ाता है, जड़ों और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है तथा अंकुरण के समय नए ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। एब्सिसिक अम्ल, जिसे वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है, पत्तियों और कलियों के गिरने को नियंत्रित करता है, बीजों और कलियों को सुप्त अवस्था में बनाए रखता है तथा पौधों की वृद्धि को कम करता है। महत्वपूर्ण विटामिन। विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, उसकी कमी से रतौंधी, जीरोफ्थेल्मिया और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। विटामिन बी1, जिसे थायमिन कहा जाता है, उसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, भूख और वजन कम हो जाता है तथा थकान और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन बी2, जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, उसकी कमी से जीभ पर छाले हो जाते हैं, समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। विटामिन बी3, जिसे नियासिन कहा जाता है, उसकी कमी से जीभ का विकार, त्वचा पर चकत्ते और पाचन संबंधी गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन बी5, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, उसकी कमी से पैरों में जलन और संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन बी6, जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, उसकी कमी से त्वचा रोग, अनीमिया और मस्तिष्क के कार्यों में गड़बड़ी हो सकती है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अमीबी पेचिश रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला आजार रोग लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है।
मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ से होता है। गरीबी मापन समितियां। अलग समिति ने 1979 में पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी का मापन किया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी का मानक निर्धारित किया। लकड़ावाला समिति ने 1993 में सुझाव दिया कि राज्यवार गरीबी रेखाएं बनाई जाएं तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाए। तेंदुलकर समिति ने 2009 में शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये की गरीबी रेखा निर्धारित की। रंगराजन समिति ने 2014 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये की गरीबी रेखा निर्धारित की। उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। स्वर्ण क्रांति फल और शहद के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है।